ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपने एक वीडियो देखा, ये वीडियो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले का है। उस समय प्रधानमंत्री घूम घूम के हर तरफ यही बात कह रहे थे कि हमारे देश का रुपया इतनी आसानी से नहीं गिर सकता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, फिर हमारा रुपया क्यों गिर रहा है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि डॉलर के कंपेयर में रुपया कैसे घटता है या बढ़ता है। तो आपको इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी वस्तु का दाम कब घटेगा और कब बढ़ेगा ये डिपेंड करता है मांग और आपूर्ति पे, डिमांड एंड सप्लाई। अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ के बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है। उनके घर पे एक तोता था। जब लोग उनके घर पे जाते थे इकोनॉमी अर्थशास्त्र के बारे में पूछने, चीज़ें कब घटेंगी बढ़ेंगी, तो कहते थे कि इस सवाल का एक ही जवाब है और मेरा तोता दे देगा। एक कहानी है, किस्सा है, और तोता हर बार कहता था कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों को मैच करा दो, चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। मतलब कि कोई भी चीज़ की अगर मांग बढ़ेगी तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, अगर कोई चीज़ की आपूर्ति बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो वो चीज़ घटती चली जाएगी, उसके दाम घटने शुरू हो जाएंगे। सेम डॉलर और रुपए के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके देश के अंदर डॉलर ज़्यादा है तो आपके रुपए की या आपके करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अगर आपके देश के अंदर से डॉलर जाना शुरू हो गया तो आपका करेंसी की वैल्यू घटती चली जाएगी, चाहे रुपया हो या फिर चीन की करेंसी हो, जापान की करेंसी हो, रसिया की हो, किसी भी देश का उठा के देखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डॉलर पे ही क्यों डिपेंड करता है। तो पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी करेंसी है जिसमें ट्रेड होता है, अगर मान लीजिए कि भारत को किसी भी देश से सामान खरीदना है और भारत कहेगा कि हम उस सामान के बदले हम आपको रुपए देंगे, तो वो देश कहेगा कि अगर आपने हमको ये अपनी करेंसी दे दी, रुपया दे दिया, और मुझे ये रुपया लेकर के यूरोप के किसी एक देश में जाना है, तो वो देश ये रुपए को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस करेंसी के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। ये करेंसी और ये देश अभी उतने स्टेबल नहीं है कि मैं ये करेंसी को ले लूँ और दूसरे देश लॉन्ग टर्म में इस पर भरोसा कर पाए। तो फिर कौन सी ऐसी करेंसी है पूरे दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है? तो वह है डॉलर। आप डॉलर को ले लीजिए और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाइए, वो डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उस करेंसी की स्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है पूरे वर्ल्ड में। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की करेंसी में कहीं ट्रेड होता है? तो बता दूं, हमारे देश की करेंसी में कुछ देशों से हम ट्रेड करते हैं। जैसे हमने रसिया के साथ क्रूड ऑयल में कुछ अमाउंट तक अपने रुपीज़ में ट्रेड किया, यूएई के साथ हम ट्रेड किया, म्यांमार के साथ किया, बांग्लादेश और नेपाल के साथ किया, ठीक है। लेकिन क्या हम बाहर के और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, क्या ऐसे देशों के साथ रुपीज़ में ट्रेड करते हैं क्या इनके साथ? कुछ परसेंट या बिल्कुल ना के बराबर। जब हमारे देश के अंदर डॉलर में ट्रेड होता है तो हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉलर कहाँ से आएगा? जब हम अपने सामान को किसी और दूसरे देश में बेचेंगे, अपनी सर्विसेज बेचेंगे, अपने सामान को बेचेंगे, तो हमें वहाँ से डॉलर मिलेगा, ठीक है। तो हम कितने रुपए का सामान बेचते हैं दूसरे देशों को? तो हम दूसरे देशों को पिछले साल के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो हम करीब 800 बिलियन डॉलर का सामान दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। और कितने का खरीदते हैं? तो हम करीब 1050 बिलियन, यानी हम 250 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में हैं। जितना डॉलर हमने सामान बेच के कमाया था उससे 250 बिलियन हमने गंवा दिया। अब हम दूसरे देशों से यही तुलना कर लेते हैं तो चाइना करीब 3700 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे देशों में भेजता है। और कितने का सामान खरीदता है? तो 2400-2500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। उसके पास हर साल डॉलर आ रहे हैं और हमारे यहाँ से डॉलर 250 के आसपास जा रहे हैं। जो हमारे पास डॉलर आ रहे थे, 400 बिलियन डॉलर का हमने सर्विसेज सेल की और बदले में हमने 200 बिलियन का ट्रेड हमने इंपोर्ट कर लिया।
यानी कि 200 बिलियन का ही यहाँ पे हमें सरप्लस मिल रहा है। जब हमारे देश से सेवाएं बाहर जाएंगी, जब हम अपने देश से वस्तुओं को बाहर बेचेंगे, तो वो हमारे देश के अंदर बनानी पड़ेगी, और जब हमारे देश के अंदर वो चीज़ें बनेंगी तो हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जो सर्विसेज हम बाहर बेच रहे हैं उसके लिए हाईली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है। आईटी में सब लोग जॉब नहीं कर सकते, तो हमें इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाना होगा। अगर हमारे देश के अंदर और सारा सामान बनेगा, ये सेवाएं थी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री और तेज़ी से ग्रो करेगी। अब ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सामान बेचने और सामान खरीदने से ही करेंसी डिपेंड होती है? तो नहीं, बहुत सारे फैक्टर इसके साथ काम करते हैं। अब दूसरे फैक्टर पे जाते हैं। आपके देश के अंदर सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। सरकार कहती है कि हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करो और ये देश सेफ है, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, हम आपको ये सर्विसेज देंगे, हम आपको ज़मीन दे देंगे, बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। तो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, वो आती हैं और आपके मार्केट को एनालाइज करके आपके यहाँ पैसा लगाती हैं, जिसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत के केस में लगातार 4 सालों से अगर हम देखें तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो पैसा जमा करने के बजाय बहुत हद तक पैसा निकल रहा है। पिछले साल के अगर डेटा को मैं देखूं तो 1,05,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बाहर गया है, यानी निकाल लिया गया है। क्यों निकाल लिया गया है? जब यूएसए को लगता है कि उसके इकोनॉमी में और डॉलर की ज़रूरत है, उसका सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, वो अपने यहाँ ब्याज दरों को बढ़ा देता है। जब ब्याज दर बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को लगेगा कि यूएस के अंदर तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ की ब्याज दर तो 4.5% के आसपास है। फिर वो हर देशों से पैसा निकालेंगे और यूएसए के अंदर ले जा करके पैसा जमा कर देंगे। जब आपके यहाँ से डॉलर निकल के जाएगा तो आपकी करेंसी गिरेगी, रुपया हो या फिर जापान की करेंसी हो, पाकिस्तान का रुपया हो या फिर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, उसकी करेंसी गिरेगी। ठीक है। अब तीसरी बात कि हमारे पास कितना डॉलर का फंड है और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि हमारे सरकार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 790 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है। इतने डॉलर हमारे सरकार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मैं ये चीज़ सिर्फ उनको बता रहा हूँ जिनको इसके बारे में बेसिक्स तक नहीं पता है। उस डॉलर से हम मैक्सिमम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, दूसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदते हैं, तीसरे नंबर पे हम सोना को खरीदते हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। अब 2 फैक्टर को आपने समझ लिया। तीसरा है महंगाई। अगर आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो कोई भी सामान को खरीदने में जो आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब सेम सामान को अगर आप 150 रुपये या 125 रुपये में खरीद रहे हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू घटेगी। डॉलर के कंपेयर में हमारा रुपया कैसे मजबूत हो सकता है? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। हमारे देश से सेवाएं, वस्तुएं बाहर जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमको डॉलर आएगा। अब जो डॉलर रहेगा तो हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी। क्या सिर्फ भारत की करेंसी गिर रही है? तो जवाब है नहीं। हमारे आसपास के देशों की भी करेंसी बहुत तेज़ी से गिर रही है। अगर बात करें तो इंडिया की जो करेंसी थी 2021 के अंदर $1 की कीमत थी 72 रुपये, और वहीं 2026 के अंदर ये बढ़ के हो गया है 96 रुपये। कितने परसेंट घटा है? तो ये 33% के आसपास बनता है। जापान की करेंसी है येन, वो उसकी वैल्यू थी 109, 2021 की बात है, और अभी है 159, यानी कि 45% उनकी करेंसी गिरी है। हमारी 33% गिरी है, उनकी 45% गिरी है। ठीक है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की करेंसी कितनी गिरी है। तो पाकिस्तान की 2021 के अंदर $1 की कीमत थी 152 रुपये और अभी है 278, यानी कि 82% डिक्रीज हुई है पाकिस्तान करेंसी। चाइना की करेंसी $1 में आपको 6 थी, $1 की वैल्यू वहाँ पे 6 थी, अब 6.80, यानी कि वो करीब 6% के आसपास उनकी डिक्रीज हुई है। कारण था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपेयर में 1300 बिलियन ज़्यादा है। फिर सवाल उठता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। जब तक हमारा ट्रेड सरप्लस में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं हम दिक्कत में फंसेंगे, और इस समय हम दिक्कत में फंस चुके हैं। कई एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अभी फंसी हुई है।
उसके लिए और क्या उपाय हो सकता है? तो सरकार को सीधे सीधे अपने मंत्रालय और अपने जो नेता हैं, जो इस समय खूब देशभक्त बने हुए हैं और खूब फोटो रीलबाजी खूब डाल रहे हैं, उनको इन आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए। उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई, ये सब पता होने चाहिए। पता होने के साथ साथ सरकार को सीधे तौर पे उनको टारगेट देना चाहिए कि आपको ये टारगेट दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर 5 सालों में कम से कम 2, 4, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ। आप एक कमेटी बना लो, उसमें एक्सपर्ट लोगों को बैठाओ और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, वहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस करो। ये रीलबाजी, फोटोबाजी वाला जो दौर चल रहा है, आपको भी पता है कि आपके शहर से आसपास के जो आपके लीडर हैं, आपको रियलिटी पता चल रही होगी कि सिर्फ 2-4 दिनों के लिए या फोटो वीडियो बनवाने के लिए इन्होंने गाड़ियों के बजाय मेट्रो, ई रिक्शा, स्कूटर जो भी मिल रही है, बस मिल रही है, उस पर बैठ के चल रहे हैं। 2 दिन के बाद बैक टू वही काफिला आपको एहसास करा देंगे। ये आपको एहसास कराएंगे हर काफिले में कि आप कीड़े मकोड़े हो, हम आपको रौंदते हुए चले जाएंगे। मैं एक और कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक देश है सिंगापुर। उस देश ने अकेले 600 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। यानी हम 800 का करते हैं, वो 600 का करता है। यानी कि 200, सिर्फ 200 कम है। और हमसे कितना छोटा देश है? तो उसकी आबादी है 60 लाख, हमारी है 150 करोड़ के आसपास। अभी जनगणना चल रहा है, आ जाएगा नंबर। 150 करोड़ हम हैं, वो 60 लाख है। दिल्ली, अकेले दिल्ली हमारे राजधानी की पॉपुलेशन है 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास, और वो देश 60 लाख का है। हमसे राजधानी वाले शहर से 4 गुना कम। और उसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 700 कुछ स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली का अकेले 1400-1500 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो वो एक छोटा सा देश, अब लोग कहेंगे वो देश तो पहले का होगा, अब कई दिनों से पॉलिसी बन रही होगी। तो बिल्कुल नहीं, वो हमसे लेट आज़ाद हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए, वो 1965 में आज़ाद हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सिंपल सा आंसर है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम ऐसे लोगों को नेतृत्व दे देते हैं जिनको जीरो पता है, जिनको कुछ नहीं पता, हम उनको अपना नेता मान लेते हैं। और वो नेता आजकल देख रहे होंगे कि खूब मेट्रो में, उसके बाद ई रिक्शा में, और खूब अनाप शनाप बोल रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो भारत को विश्व गुरु और न जाने क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। सरकार को, सारे मंत्री, सारे अपने नेताओं को, सारे विधायकों को और अपने सांसदों को एक टाइमलाइन देना पड़ेगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी होगी अपने ज़िले के अंदर, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और इसके परिणाम आने वाले 10 साल, 8 साल, 12 साल में दिखेंगे, और अचानक से नहीं होगा। जैसे अभी सरकार डीजल और पेट्रोल को लेकर के खूब लोगों को जागरूक कर रही है, उसी तरीके से लोगों को और अपने नेताओं को जागरूक करना होगा इसको लेकर।